प्यारे साथियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं का इतिहास का पहला अध्याय है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। इसका एक भाग हम कर चुके हैं और आज हम इसका भाग नंबर 2 में, जो टेक्स्ट बुक में से तीसरा पॉइंट है, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र, इसे करेंगे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सत्यनारायण स्टडी IQ में स्वागत है। कृपया करके आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। मोहनजोदड़ो मीन्स मृतकों का शहर। यह जो मोहनजोदड़ो नाम का पूरा स्थल है, इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। 1922 और व्यक्ति जिन्होंने खोज की थी उनका नाम था राखलदास बनर्जी। हालांकि इस सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया पूरा स्थल हड़प्पा है, लेकिन जो इसका विशेष शहर है, जो अच्छी हालत में हमें मिला है, क्योंकि हड़प्पा के टीले की तो दुर्दशा कर दी थी, उसको तो ईंट चुराने वालों ने बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई है, बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई है। लेकिन मोहनजोदड़ो हमें एक अच्छी अवस्था में मिला है, अच्छे हालत में मिला है, और यह उस सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण पूरा स्थल है, जिसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हालांकि हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। तो देखिए, पढ़ते हैं। कहता है मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र। नियोजित होता है योजना के अनुसार बसाना, प्लानिंग के अनुसार बसाना, प्लांट, वेल प्लांट। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। इस सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण अनूठा पहलू है, जो दूसरी सभ्यताओं में हमें देखने को नहीं मिलता, वो है शहरी केंद्रों का विकास। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है, लेकिन सबसे पहले खोजा गया पूरा स्थल हड़प्पा था। बस्ती 2 भागों में विभाजित है। जब 12वीं कक्षा के बोर्ड के एग्जाम आते हैं तो उसमें यह क्वेश्चन किसी न किसी कोड में अवश्य आता है, मोहनजोदड़ो की विशेषताएं या विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें हम सबसे पहला जो पॉइंट ले रहे हैं वो है नगर नियोजन। और नगर नियोजन में क्या है, बस्ती 2 भागों में बटी हुई है। बस्ती 2 भागों में बटी हुई है। एक छोटा है लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है, मीन शासक वर्ग के लिए बनाया गया है। छोटा है लेकिन ऊंचाई पे बनाया गया है, तो ये शासक वर्ग के लिए। दूसरा कहीं अधिक बड़ा टीला है, जो बस्ती है, लेकिन वो निचले हिस्से में बनाया गया है, जिसको हम देंगे, जो ऊंचे वाले छोटा है, जो ऊंचाई पे बनाएगा उसको हम दुर्ग नाम देंगे, दुर्ग, और इसको देंगे निचला शहर। तो आगे कहता है पुरातत्वविदों ने, ये देखिए, ये मोहनजोदड़ो का लेआउट आपके सामने है। इसमें ये आप इलाका देख सकते हैं, दुर्ग का है, और ये जो इलाका है ये निचले शहर का है। ये छोटा है लेकिन ऊंचाई पे बनाया गया है, और जो शहर है ये बड़ा है लेकिन निचाई पे बनाया गया है। तो कहता है आगे, इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया गया है। किसको दिया गया? दुर्ग, जो ऊंचाई पे बनाया गया है लेकिन छोटा है, मीन जहां शासक वर्ग रहता था। आम लोग जहां रहते थे उसे निचला शहर का नाम दिया गया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की जो संरचनाएं हैं, जो नीचे मकान बनाने से पहले जो चबूतरे बनाए गए हैं, वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। मीन्स यहाँ के जो भी भवन हैं
वो पहले कच्ची ईंटों के चबूतरे बनाए गए हैं और उन चबूतरों के ऊपर भवनों का निर्माण किया गया है। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। ऊपर वाला शहर भी, जिसे दुर्ग नाम दिया गया है, ऊपर वाला टीला भी, जिसे दुर्ग नाम दिया गया है, निचला शहर भी। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था, जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक, एक मजदूर प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी होती है, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर गहराई, इसको बोलेंगे घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा, तो मात्र जो आधार है मीन चबूतरों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों मीन्स बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। इसका सीधा सा मतलब ये है, यदि हम ये माने कि हमारे पास 40 लाख मजदूर है तो हम 1 दिन में बना सकते हैं उसको। यदि हमारे पास 20 लाख मजदूर है तो 2 दिन में बना सकते हैं, और 10 लाख मजदूर है तो 4 दिन में बना सकते हैं। ऐसे आप बढ़ा सकते हैं, ऐसे कार्य दिवसों की गणना होती है। ये साइड में दे रखे हैं हड़प्पा की दुर्दशा। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था हड़प्पा। इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। 1875 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो पहले डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा कितनी थी। देखिए, लगभग 100 मील लंबी लाहौर से मुल्तान तक, जो पाकिस्तान के 2 शहर है, लाहौर से मुल्तान तक के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। आज आप देखते हैं जहां रेल की लाइनें बिछाई जाती हैं, नीचे पत्थर रखे जाते हैं, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं, लेकिन पुराने जमाने में पत्थर के टुकड़ों के बजाय ईंटों के टुकड़े बना के डाले जाते थे। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई है। इसके विपरीत जो मोहनजोदड़ो है वो कहीं अधिक बेहतर संरक्षित था या अच्छी अवस्था में हमें मिला है। तो आगे कहता है, अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद, एक बार यदि चबूतरा बन गया तो उसके बाद आप अपनी योजना में बदलाव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक लिमिट बन गई है कि आपको उसी आधार पे बनाना पड़ेगा। बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले पूरी बस्ती का नियोजन किया गया, योजना बनाई गई और फिर उसके अनुसार उसी योजना को क्रियान्वित किया गया, कार्यान्वयन किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। नियोजन के जो अन्य लक्षण हैं और क्या क्या हमें कहाँ कहाँ नियोजन दिखाई देता है, कहाँ कहाँ योजना प्लानिंग दिखाई देती है, इसमें ईंटें शामिल हैं, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्या होती थी, क्रम से 4 गुनी, मतलब कोई चीज जितनी ऊंचाई है तो उसकी 4 गुनी लंबाई और जो उसकी चौड़ाई है वो 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। नेक्स्ट कहता है नालों का निर्माण, जो इस सभ्यता की विशिष्ट विशेषताओं में से एक महत्वपूर्ण विशेषता है नालों का निर्माण। क्योंकि इतने पहले, लगभग 5000 साल पहले, इस तरीके से योजना के अनुसार शहरों को बसाना और फिर उसमें नालों का निर्माण इतने व्यवस्थित तरीके से करना अपने आप में अद्भुत है, विस्मयकारी है। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक है ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली। क्योंकि यदि हम जल निकास प्रणाली की बात करें तो वर्तमान में भी आपको जो पिछड़े हुए गांव है वहां आपको मिल जाएगा कि कोई जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। और ये इतने समय पहले यदि हमें जल निकास प्रणाली मिलती है तो हम अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पूर्वज कितने महान रहे होंगे या हमारे यहाँ कितनी महान सभ्यता रही है। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ग्रिड पद्धति होता है एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, ऐसे उसको बोलेंगे ग्रिड पद्धति।
जैसे सेक्टर काटे जाते हैं शहरों में, आप देखेंगे ना सेक्टर, तो सेक्टर ग्रिड पद्धति से बनाए जाते हैं। वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को गली की नालियों से जोड़ना था तो क्या चाहिए था कि प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था, तभी घर का पानी गली की नाली में जा सकता है। अभी आप चित्र देखिए पहले 1.8 में मोहनजोदड़ो की एक नाली देखिए। अरे नाली क्या है भाई, ये तो सीवरेज से, जैसे वर्तमान में बड़े बड़े सीवरेज है शहरों में, उससे भी बड़ा दिखाई दे रहा है। इसमें सामने आप किसी व्यक्ति को खड़ा हुआ देख सकते हैं। इसके विशाल प्रवेश द्वार को देखिए, तो ये मोहनजोदड़ो की एक नाली है। अब देखिए दुर्ग के बारे में, हमें और क्या दुर्ग के बारे में पता चल रहा है। बता रहा है अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा है और दिशा कौन सी रहेगी, पश्चिम में। मतलब राजा जो लोग हैं वो पश्चिम दिशा में रहता है और आम जनता वो पूर्व दिशा में है। अब जो पूर्व दिशा में है वो बड़ा है लेकिन निचाई में बनाया गया है, उसको बोलेंगे हम शहर, लेकिन ये पूर्वी भाग में है। जो पश्चिम में है, जो राजा का है, शासक वर्ग का है, वो छोटा है लेकिन ऊंचाई पे बनाया गया है। पर इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। अब देखिए जिस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास हो, जो वर्तमान अपने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, यहां से लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक, बिल्कुल उसके किनारे तक, इतनी एरिया में जो सभ्यता फैली हुई थी, तो वहां पर विविधताएं आ जाती है। धोलावीरा तथा लोथल दोनों पुरास्थल गुजरात में है, बहुत महत्वपूर्ण पुरास्थल है। लोथल से हमें बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। जैसे सतलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी, किलेबंद होता है चारों तरफ से चार दीवार बनाना, तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर अवश्य बनाया गया था। तो आगे आप देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। गृह स्थापत्य मतलब घर को बनाने का तरीका। मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर है, यदि आपको दिशा याद हो तो बताएंगे आप, तो इसकी दिशा है पूर्वी, क्योंकि जो निचला शहर है वो पूर्व दिशा में है, राजा है वो पश्चिम में रहता है। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे, जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। संभवतः जो आंगन है वो खाना पकाने, कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, और खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में। यहां का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता, अपनी प्राइवेसी को दिया जाने वाला महत्व था। अब हमें कैसे पता चला कि वो लोग अपनी एकांतता को महत्व देते थे? तो क्या मिला हमें कि भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं है। जो ग्राउंड फ्लोर पे बिल्डिंग बनाई गई है उसमें दीवारों में खिड़कियां नहीं है। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से, जहां से एंट्री होती है, आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने घर में एंट्री की और उसे आपको पूरा घर दिखाई देगा, नहीं। ये पहले अपने गांव देहात में आपने देखा होगा, ऐसे बना लेते थे, 2 कमरे बना लिए इधर और इसके बाद एक बरामदा बना देते थे। बरामदा के इधर कोई किचन बना देता है, इधर स्टोर बना देता है। अब और ये घर हो गया। कोई भी व्यक्ति जब यहाँ से एंट्री करता है तो उस व्यक्ति को ये घर सारा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, गौर नहीं किया गया। लेकिन यदि आप शहरों में देखें तो शहरों में क्या है, शहरों में मकान को इस तरीके से बनाया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आने वाला है उसको आने के लिए, बैठने के लिए ड्राइंग रूम बाहर है, और वो पूरा घर आपका नहीं देख सकता जब तक कि आप उसको दिखाना नहीं चाहते। वो बाहर से आएगा, बाहर से चला जाएगा, और वो व्यक्ति जब एंट्री करता है तो उसको आपके घर की लास्ट दीवार दिखाई नहीं देती, क्योंकि हम प्राइवेसी को महत्व देते हैं, हमें इन चीज़ों का पता है। लेकिन
इसी प्रकार की व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में मिलना अपने आप में आश्चर्यजनक है। कहता है इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से, जिसकी जो नालियां है बाथरूम की, स्नान घर की, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले थे। कई आवासों में कुएं थे, कुएं जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था। मतलब कोई भी व्यक्ति सड़क गली से जा रहा है, वो व्यक्ति उस कुएं का पानी यूज कर सकता था। तो कहता है जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। राहगीर जो आते जाते लोग रहते हैं। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। जो कुओं की संख्या लगभग 700 के आसपास हमें मिली है। अब ये देखिए, अब तक खोजी की प्राचीनतम प्रणाली, अरे भाई जल निकासी की ऐसी व्यवस्था जो इतनी एडवांस थी, तो वास्तव में प्राचीनतम प्रणाली है। कहते हैं नालियों के विषय में जो मैके महोदय है वो क्या लिखते हैं, निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले हैं जो गारे में जमाई गई ईंटों से बनाए गए थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सकता था। चाहे उसको बड़ी ईंटों से ढका गया हो या फिर उन पत्थरों से ढका गया हो, ताकि जरूरत के अनुसार उनको हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियां पहले एक होदी अम्मल कुंड में खाली होती थी। जैसे आपने देखा हो कि घर में मान लीजिए इधर से किचन का पानी आ रहा है, इधर बाथरूम का आ रहा है, इधर और आ रहा है दाएं बाएं, तो इस पानी को सीधा सीवरेज में या नाली में जाने से पहले एक हम होदी बना दें यहाँ ऐसे, और ये थोड़ी गहरी बना दें थोड़ी सी, ताकि यहाँ से यदि कोई सॉलिड चीज आ रही है, मिट्टी आ रही है, कंक्रीट आ रही है, कोई और चीज आ रही है, तो वो इसके अंदर जमा हो जाए और यह पानी जब नाली में जाए या सीवरेज में जाए तो हमारे घर की ऐसी गंदगी ना जाए जो सीवरेज को ब्लॉक कर दे। और जब हम सफाई करेंगे तो हमें पूरी नालियों की सफाई करने के बजाय सिर्फ इस होद्दे की सफाई करनी पड़ेगी। इसलिए इसको बोलते थे मलकुंड। कहता मलकुंड में खाली होती थी जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों से बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए होदियां बनाई गई थी। यह पुरातत्वों का एक अजूबा ही है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। ये हमें जानकारी मिली है अर्नेस्ट मैके की पुस्तक है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, आरंभिक सिंधु घाटी की सभ्यता, 1948 की है, ये ली गई है। आगे कहता है जल निकास प्रणालियां केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि कई छोटी बस्तियों में मिली थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहां कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियां वो पक्की ईंटों से बनाई गई थी। घर तो बनाए गए थे कच्ची ईंटों के, लेकिन जो नालियां हैं वो पक्की ईंटों से बनाई गई थी। तो कहता है इसमें आप देख लीजिए आंगन कहाँ है, इसके आंगन के चारों तरफ कमरे दिखाई दे रहे हैं। आवास का जो प्रवेश द्वार है वहां से पूरा घर दिखाई नहीं दे रहा है। जल निकास प्रणालियां केवल चित्र 1.9 यह मोहनजोदड़ो में एक बड़े आवास का समितीय आरेखन है। कमरा नंबर 6 में एक कुआं था जहां से कोई भी व्यक्ति बाहर से आके पानी ले सकता था। नेक्स्ट देखिए जो 3.3 है दुर्ग। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट जो सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले नष्ट हो गए, क्योंकि लकड़ी तो नष्ट हो जाती है। और विशाल स्नानागार सम्मिलित है। तो इसने एक बात तो ऊपर बताई है माल गोदाम और दूसरा बताया है स्नानागार। तो इन दोनों के बारे में, तो माल गोदाम के बारे में तो बता दिया।
कि ईंटों के बने निचले हिस्से शेष है और जो ऊपरी हिस्से थे वो संभवतः लकड़ी के बने थे जो नष्ट हो गए। और स्नानागार की बात कर लेते हैं। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ था। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके केवल उत्तरी और दक्षिणी, ध्यान रखेंगे आप, केवल उत्तरी और दक्षिणी 2 दिशाओं में 2 सीढ़ियां बनी थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया था। जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया ताकि इसे जलबद्ध किया जा सके, ताकि जल इसके अंदर नारिशे ना जाए। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें क्या मिला हमें 8 स्नानागार, 4 एक तरफ 4 एक तरफ। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानघर बने थे। प्रत्येक स्नानघर से नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशेष संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था।